हेलो फ्रेंड्स, मैं जयेश और मैं आपका स्वागत करता हूँ कूल स्कूल में। आज हम क्लास 10th का 5th चैप्टर मास मीडिया एंड हिस्ट्री इसको देखने वाले हैं। मास मीडिया इसका मतलब होता है प्रसार माध्यम और इतिहास। तो हम क्या देखने वाले हैं इस चैप्टर में, जो प्रसार माध्यम है इनका इतिहास हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे मास मीडिया क्या होता है, फिर मास मीडिया का इतिहास क्या है इंडिया में, और मास मीडिया की जरूरत क्यों है इंडिया में, उसमें भी हम देखेंगे इंडिया में उसकी जरूरत क्या है। फिर जो इंफॉर्मेशन हमें मास मीडिया से मिलती है, क्या वो हमें वैसी ही लेनी है, क्या उसकी जांच पड़ताल करनी है, क्या उसके बारे में क्रिटिकल थॉट रखना है, या और हम इस चैप्टर में देखेंगे कि मास मीडिया में प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, क्या क्या आप उसमें करियर कर सकते हैं, कैसे कैसे उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज हो। अगर आपने कूल स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे दो चीजें होती है, एक तो अगर हम कुछ नया वीडियो बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली मिल जाता है, और सेकेंड चीज होती है कि हमें एनकरेजमेंट मिलता है। अगर हमारा काम आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करिए। अगर आपको हमारा काम अच्छा ही लग रहा है, तो आपको अच्छा लग रहा है, आपको हेल्पफुल हो रहा है, तो आपके दोस्तों को भी हेल्पफुल हो सकता है, तो आप हमारे वीडियोस को शेयर अपने दोस्तों में जरूर करिए। तो मास मीडिया जो है, मास मीडिया का मतलब क्या है, तो मास और मीडिया ये दो वर्ड से बना है। मास और मीडिया, मास का मतलब क्या होता है कि एग्रीगेशन ऑफ पीपल। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा लोग, और मीडिया का मतलब होता है कम्युनिकेशन। तो जो जो कम्युनिकेशन हमें बहुत सारे लोगों के साथ में करना है, उसको उसके थ्रू करना है, इसको हम मास मीडिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि पुराने जमाने में कोई राजा था, उसको कुछ अपना संदेशा देना था अपने अपने नागरिकों के पास में, तो वो क्या करता था, एक एक आदमी लाता था, उसके हाथ में बड़ा सा ड्रम दिया जाता, वो ड्रम बजाता था, फिर लोग का अटेंशन पाते थे, और फिर वो बताता था कि राजा ने ऐसे 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 करके इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, और इसके तरीके वो मास को राजा के इंस्ट्रक्शंस जो है वो कम्युनिकेट करता था। तो वो उस टाइम का मास मीडिया हो गया, उस टाइम का वो मीन हो गया कि इंफॉर्मेशन हमें लोगों तक पहुंचानी है। और आज के मास मीडिया में हम देखेंगे कि टीवीज है, टेलीविजन्स है, न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है, रेडियो है, और हमारा रिसेंट में इंटरनेट भी बहुत बड़ा मीडियम है। किसका? मास मीडिया का। बहुत सारे लोगों तक हम उसके थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। अब हमें हिस्ट्री देखनी है मास मीडिया की। तो ब्रिटेन में क्या हुआ, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई, और जैसे ब्रिटेन में आई तो इंडिया में भी आई, क्योंकि इंडिया जो था वो ब्रिटेन की कॉलोनी था। तो सबसे पहले लोगों को प्रिंटेड न्यूज मिलने लगी, किसके थ्रू? न्यूज़पेपर के थ्रू। और न्यूज़पेपर सबसे पहला मीन बना जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन और नॉलेज लोगों तक जाने लगा। अभी न्यूज़पेपर क्या होता है आपको तो पता ही होगा, न्यूज़पेपर क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी न्यूज़पेपर एक पेपर पे कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पब्लिश की जाती है। उसमें एडिटोरियल्स होते हैं, लोगों के ओपिनियन होते हैं, एंटरटेनिंग इंफॉर्मेशन होती है, या उसके सप्लीमेंट्री कुछ न्यूज हो सकती है, या फिर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का कोई भी इंफो उसमें हो सकता है, और वो आपको डेली मिलता है। इसको न्यूज़पेपर कहा जाता है। फिर हमें देखने हैं कि प्रीकर्सर्स ऑफ न्यूज़पेपर। अब प्रीकर्सर का मीनिंग क्या है? प्रीकर्सर का मीनिंग है कि इससे पहले, न्यूज़पेपर के पहले क्या क्या चीजें होती थी, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि इजिप्ट में इंस्क्रिप्शन जो है वो रॉयल डिक्री के साथ में पब्लिक प्लेस में रखे जाते थे। एम्परर अशोका के टाइम पे भी सिमिलर मेथड ही फॉलो फॉलो हुई, और रोमन एम्पायर में रॉयल डिक्री एक रिटर्न पेपर पे लिखी जाती थी, और वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता था, सारे रीजन्स में वो बांटी जाती थी, और वैसे इंफॉर्मेशन डिसिमिनेट हो जाती थी। फिर बहुत सारी जगह क्या होता था कि कैपिटल्स में जो इंफॉर्मेशन हो रही है वो ऑल द रीजन में पहुंचाई जाती थी, सारे रीजन्स में पहुंचाई जाती थी। जब जूलियस सीजर का टाइम था उसमें उस टाइम पे एक न्यूज़पेपर आता था, एक्टा डिरुना।
मीनिंग्स एक्ट ऑफ एवरीडे, मतलब हर दिन जो एक्ट हो रही है वो आपको पहुंचाई जाती थी और ये पब्लिक प्लेस में रखा जाता था। और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव वे था कि हम इंफॉर्मेशन जो है वो डिसिमिनेट करें, उसको लोगों तक पहुंचाए। जो इंडिया का फर्स्ट पेपर था उसका नाम था बंगाल गैजेटे और वो प्रिंटेड था 29 ऑफ जनवरी 1780 को, और इसका नाम कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर और बंगाल गैजेटे रखा गया था और इसको जेम्स ऑगस्टस हिस्की ने चालू किया था, जो कि एक आयरिश जेंटलमैन थे। फिर यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो उनकी। दर्पण चालू हुआ, दर्पण जो था 1832 में चालू हुआ मुंबई में, और उसको बाल शास्त्री जांभेकर ने शुरुआत की थी। और फिर न्यूज जो प्रिंट हुई थी दर्पण में, उसमें पॉलिटिकल न्यूज थी, इकोनॉमिक न्यूज थी, सोशल न्यूज थी, कल्चरल न्यूज थी, मतलब इसमें जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और कल्चरल सारी न्यूज उस टाइम पे हुआ करती थी। अगर हम उस टाइम के कुछ टाइटल्स देखें, कुछ न्यूज टाइटल देखें, तो उसमें दर्पण में कौन कौन से थे? द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या क्या खर्चा कर रही है उसके बारे में लिखा था। फिर डेंजर ऑफ रशियन अटैक ऑन द नेशन, उस टाइम पे एक थ्योरी थी कि वेस्टर्न साइड से रशिया इंडिया पे अटैक करेगा, ब्रिटिश इंडिया पे अटैक करेगा, तो उसके बारे में था। फिर रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज, तो हिंदू विडोज को उस टाइम पे रीमैरिज नहीं करने दिया जाता था, उस पे कुछ आर्टिकल था। फिर थिएटर बना कलकत्ता में, उस पे कुछ आर्टिकल था। फिर अचीवमेंट्स ऑफ राजा राजमोहन रॉय, इस पे कुछ आर्टिकल्स थे जो कि इंग्लैंड में थी। फिर बाद में प्रभाकर जो न्यूज़पेपर आया, वो किसने चालू किया? तो भाऊ महाजन ने चालू किया। और इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन की हिस्ट्री, फिर शतपत्रे जो कि लोकहितवादी लिखते थे। लोकहितवादी कौन थे? तो गोपाल हरि देशमुख, ये लोकवादी थे। इसमें से इसका एम था कि हम सोशल अवेयरनेस फैलाए इस न्यूज़पेपर के थ्रू। फिर ध्यानोदय जो है न्यूज़पेपर, वो प्रिंट होने लगा। ध्यानोदय एक ऐसा पेपर है, फर्स्ट पेपर जिसको इलुस्ट्रेशन, इंडिया में फर्स्ट बार जिसने इलुस्ट्रेशन किया, और एशिया का और यूरोप का मैप जिसने पहली बार इंडिया में पब्लिश किया, ऐसा ये न्यूज़पेपर था। इसमें इंडिया में टेलीग्राफ इंस्टॉल हुआ, उसकी भी न्यूज़ थी। फिर टेलीग्राफ क्या होता है? तो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिट होती थी, उसको टेलीग्राफ कहा जाता है। और इसी में रेलवे को एक कॉमेडी वे से, रेलवे का ना कॉमेडी वे से बताया गया। उसमें उसको कहा गया चाक्य मसोबा, मतलब ऐसा बफेलो जिसको व्हील्स हो, मतलब इट वाज बफेलो काइंड ऑफ थिंग। जो रेलवे है बहुत बड़ी थी उस टाइम पे इंडियंस लोगों के लिए, और उसको उसको चक्के थे, व्हील्स थे, इसलिए उसको तो मसोबा विथ व्हील्स ऐसा कहा गया। और इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ वॉर, सॉरी वॉर ऑफ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, सिंपल भाषा में 1857 का उठाव, इसकी भी न्यूज उसमें थी, या फिर बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी हुई थी। फिर उस टाइम पे जो न्यूज़पेपर थे वो बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम हुआ करते थे, किसके? सोशल अवेयरनेस फैलाने के, समाज में अवेयरनेस फैलाने का ये बहुत अच्छा मीडियम था। उस टाइम पे इंदु प्रकाश जो था, ये न्यूज़पेपर विडो रीमैरिज को सपोर्ट करता था। दीनबंधु जो न्यूज़पेपर था, वो इंडियन सोसाइटी जो जो पिछले वर्ग के लोग हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा काम करते थे। और इसका जो शुरुआत की थी महात्मा ज्योतिराव फुले के जो सहकारी थे, कृष्णराव भालेकर, उन्होंने की थी। और हमें इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो इस न्यूज़पेपर से मिलती है। फिर हम आगे देखेंगे कि केसरी और मराठा जो है वो न्यूज़पेपर जो थे वो लोकमान्य तिलक जी ने चालू किए थे, और उनके साथ में गोपाल गणेश आगरकर थे। और ये न्यूज़पेपर 1881 में चालू हुए, और इसका एजेंडा क्या था? तो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज चालू कराना था, क्योंकि ऐसा सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज चालू करना था, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक को लगता था कि हम ऐसे लोगों को इस न्यूज़पेपर के थ्रू प्रेरित कर सकते हैं कि भारत को स्वतंत्रता मिले, एक जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है वो हम भारत में ला सके।
फिर हम देखेंगे इंडिया में कौन कौन से मैगजीन्स और जर्नल्स आए। तो आपको मैं मैगजीन्स के बारे में बता दूं, जो मैगजीन्स होती है वो वीकली, बाई वीकली, मंथली, बाई मंथली, क्वार्टरली और 6 मंथली, एनुअल ऐसे भी पब्लिश हो सकती है। और कुछ क्रॉनिकल्स होते हैं जो कभी भी पब्लिश हो सकते हैं। वीकली मतलब वीक के बाद में, हर वीक के बाद में पब्लिश होगा। बाई वीकली मतलब 2 वीक के बाद में पब्लिश होगा। मंथली मतलब हर मंथ में पब्लिश होगा। बाई मंथली मतलब 2 मंथ के बाद में पब्लिश होगा। और एनुअली मतलब साल में एक ही बार पब्लिश होगा। ऐसे ऐसे कुछ मैगजीन्स थे और क्रॉनिकल्स भी थे। बाल शास्त्री जांभेकर जो थे उन्होंने मंथली मैगजीन चालू की मराठी में, इसका नाम था दिग्दर्शन। और फिर प्रगति चालू हुआ जो कि आज बंद है, और इसको एडिट करने का काम कौन करते थे, तो त्र्यंबक शंकर शेजवलकर ये करते थे। और ये रेगुलरली इसमें हिस्टोरियोग्राफिकल जर्नल था। इसमें हिस्ट्री ग्राफिकल फॉर्मेट में जो महाराष्ट्र की है उसमें पब्लिश की जाती थी, और इसमें सोशल मूवमेंट भी चलाया जाता था। और यहाँ पे बहुत सारे पीरियोडिकल्स थे जो इंडियन हिस्ट्री को डिवोटेड थे, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जाने जाते थे, जिसमें मराठी जर्नल्स कुछ कुछ थे। इसका नाम था भारतीय इतिहास आणि संस्कृती, देन मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका। इसमें से कुछ एग्जांपल हम बता सकते हैं। फिर हम इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म के बारे में जानेंगे। तो इसमें कौन कौन से मीन्स हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक में, तो रेडियो आ सकता है, आपका इंटरनेट आ सकता है, आपका टीवी आ सकता है, आपका सोशल मीडिया आ सकता है। ये अपने इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल माध्यम है जिससे हम इंफॉर्मेशन डिसिमिनेट कर सकते हैं। फिर हम रेडियो के बारे में जानेंगे। जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी थी आईबीसी, एक प्राइवेट रेडियो कंपनी थी जो इंडिया में कुछ प्रोग्राम्स चलाती थी। इसको फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया और इसका नाम रखा इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, आईएसबीएस। और 8 जून 1836 को इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। फिर जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया तब ये ऑल इंडिया रेडियो जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के लिए बहुत अच्छा काम करने लगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट का पार्ट हो गया और इससे आकाशवाणी से कुछ प्रोग्राम्स चलाए गए। और वहां पे बहुत फेमस, सॉरी, इसका आकाशवाणी नाम रखा गया किसके कहने पे, एक फेमस पोएट थे पंडित नरेंद्र शर्मा, इनके कहने पे आकाशवाणी जो थी ब्रॉडकास्ट करती थी बहुत सारे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, फिर अवेयरनेस प्रोग्राम, फिर लिटरेरी प्रोग्राम चलाती थी। और जो प्रोग्राम थे वो वर्कर्स के लिए थे और यूथ के लिए थे, वुमेन्स के लिए थे, महिलाओं के लिए थे। विविध भारती जो है वो 24 रीजनल लैंग्वेजेस में और 146 डायलेक्ट्स में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था, फिर शोज चलाता था। और आज हम देखते हैं कि जो प्राइवेट एफएम चैनल्स है वो भी अपने शोज चलाते हैं, गानों के शोज चलाते हैं, कुछ कॉमेडी शोज चलाते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि लैंग्वेज और डायलेक्ट में क्या फर्क होता है। तो लैंग्वेज जो होती है वो एक एक लैंग्वेज में बहुत सारी डायलेक्ट हो सकती है। लैंग्वेज एक ही होती है लेकिन उसमें बहुत सारी डायलेक्ट हो सकती है। जैसे मराठी में हम देखेंगे तो महाराष्ट्र में जो पश्चिम महाराष्ट्र वाला पार्ट है वहां पे अलग ही मराठी का डायलेक्ट आपको मिलेगा, मराठवाड़ा में डिफरेंट मिलेगा, विदर्भ में डिफरेंट मिलेगा, खानदेश में डिफरेंट मिलेगा। इसको डायलेक्ट्स कहा जाता है। फिर हम टेलीविजन के बारे में जानेंगे। तो जो दिल्ली दूरदर्शन सेंटर है, इंडिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इन्होंने मुंबई में इसका उद्घाटन किया था। और फिर कलर टेलीविजन जो है इंडिया में 15 अगस्त 1982 को इंट्रोड्यूस हुआ। 1991 में गवर्नमेंट ने प्राइवेट और प्राइवेट चैनल को बताया कि आप अपने चैनल चला सकते हो, नेशनल और इंटरनेशनल चैनल चला सकते हो इंडिया में, और आप शोज बता सकते हो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें मास मीडिया की जरूरत क्यों है, इसके बारे में हम अब और देखेंगे। तो हम इंडिया में जो हमारा सिस्टम है गवर्नेंस का वो है डेमोक्रेटिक। एक डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन है, फिर बाद में जो सबको वॉइस मिलना और अपने खुद के ओपिनियंस रख पाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये 3-4 चीज है बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस किसके थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं, तो हम मास मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम एडिटोरियल्स लिख सकते हैं संपादकीय,
और बहुत सारी चीजों के बारे में हम अपने ओपिनियंस दे सकते हैं, कुछ सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कुछ गलत हो रहा है तो उसके बारे में भी हम अपना वॉइस उठा सकते हैं। और इसमें फिर हम कैसे कैसे, तो हम टेलीविजन के थ्रू बता सकते हैं, ऑडियो विजुअल मीडियम के थ्रू बता सकते हैं, और जो जो हमारी न्यूज़पेपर है इनका कुछ लिमिटेशन है, इसकी भरपाई कौन कर सकता है, तो टेलीविजन कर सकता है। क्योंकि लेट से कोई कोई बंदा जिसको दृष्टि नहीं है तो वो सुन सकता है, टीवी के थ्रू जो वॉइस आती है उसके थ्रू सुन सकता है, या फिर रेडियो के थ्रू जो वॉइस आती है उसके थ्रू सुन सकता है, तो उसको भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। फिर हम देखेंगे कि आज तक ऐसा अल्टरनेटिव टेलीविजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें इंफॉर्मेशन टीवी चैनल्स पे दिखाई जा रही है, जो इंफॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर से दी जा रही है, क्या वो सच है? ये ऐसा विचार हमें आना चाहिए, क्या हमें उसकी जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही यही यहाँ पे हम बताते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन है उसके उसको हम क्रिटिकली देखना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। एक बहुत बड़ा किस्सा है कि जर्मनी में जो स्टर्न नाम की एक वीकली मैगजीन थी, उसने हैंड रिटन डायरीज एडोल्फ हिटलर की खरीदी और इसको पब्लिश किया। बाद में पता चला कि ये जो थी ये फोर्ज थी, मतलब ये जो थी ये धोखे से बनाई हुई थी। तो हमें ये जानना जरूरी है कि जो हर चीज पब्लिश हो रही है, जो हमें टीवी पर बताई जा रही है, कि क्या वो सच है। हमें उसके बारे में भी एक क्रिटिकल थॉट देना ही चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखेंगे कि मास मीडिया में प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती है, या फिर कैसे कैसे हो सकती है। तो न्यूज़पेपर की या फिर कोई भी जो चैनल है उसकी जरूरत क्या होती है कि उसको जो फ्रेश न्यूज है डेली डेली प्रोवाइड कराना होता है। इसके लिए उसको क्या करना होता है कि कुछ अगर वो इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उसको पास्ट के जो इवेंट्स है वो भी अनफोल्ड करने होते हैं, और इसके लिए उसको हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि रिपोर्टर्स को जो इवेंट है उसको पैरेलली हिस्ट्री में क्या हुआ था इसको कंपेयर करना भी बहुत जरूरी होता है। तभी आप एज अ रीडर, एज अ रीडर आप समझ पाओगे कि एक्चुअली हमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है। अब हिस्ट्री में हम जानेंगे हिस्ट्री के एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स, या फिर कॉलम्स, या फिर न्यूज, या फिर ऑन दिस डे जैसे इन हिस्ट्री ऐसी जो इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड की जाती है, और हमें रिलेवेंस दिया जाता है कि इस इंफॉर्मेशन को ऐसे परसीव किया जाए। और इसी तरीके से हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है, और हम करंट न्यूज को, कंटेम्प्रेरी न्यूज को समझ पाते हैं। फिर न्यूज़पेपर क्या करते हैं, कॉलम्स कॉलम्स देते हैं हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के बारे में। जैसे 15 इयर्स एगो दिस डे, इस आज आज के दिन 50 साल पहले क्या हुआ था, फिर 100 ईयर अगो दिस डे, आज के दिन क्या हुआ था। और जो ये कॉलम्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हमें देते हैं किसके बारे में, तो जो वहां उस टाइम की इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल इवेंट्स क्या क्या थे। और उससे हम वापस मैं बता रहा हूँ आपको, कंटेम्प्रेरी में आप अपना दिमाग लगा के बता सकते हो कि आज क्या हो रहा है, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं उस टाइम पे। बहुत बार न्यूज़पेपर क्या करते हैं कि अगर कुछ पास में इवेंट हुआ तो उसके 100 इयर्स, 50 इयर्स पे कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उस इवेंट के बारे में। जैसे कि 2017 में क्विट इंडिया मूवमेंट को 75 इयर्स पब्लिश हो गए, तो उस ओकेजन पे बहुत सारे कॉलम्स आए थे, व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री ऑन दिस डे, क्या हुआ था उस दिन पे, क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। तो हम कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, और हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिलती है। मास मीडिया के लिए हिस्ट्री का रिलेवेंस बहुत ज्यादा है। अगर हमें कुछ रेडियो प्रोग्राम्स प्लान करने तो भी हमें हिस्ट्री की जरूरत पड़ती है, या फिर हमें कुछ प्रोग्राम्स चलाने हैं तो भी हमें हिस्ट्री की जरूरत पड़ती है, कुछ इंफॉर्मेशन को रिलेवेंस देना है तो भी हमें हिस्ट्री की जरूरत पड़ती है। और फिर जो है वो हिस्ट्री पे बेस्ड कुछ प्रोग्राम्स भी चलाते हैं। जैसे हम देखेंगे कि रामायणा चलाया, महाभारता चला, भारत एक खोज चला, फिर राजा शिव छत्रपति, ऐसे सारे शोज है जो हिस्टोरिकल शोज है, हिस्ट्री में क्या हुआ था उस कैरेक्टर्स पे आज वो शो चलाए जा रहे हैं। तो हमें हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। अगर हम हिस्ट्री जानेंगे तो हमें मास मीडिया में इंपॉर्टेंस आ सकता है, हम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि हमने देखा कि मास मीडिया क्या होता है, फिर इंडिया में कौन कौन से न्यूज़पेपर चालू हुए, किन किन लोगों ने इंडियन
मीडिया में अपना कंट्रीब्यूशन दिया और हिस्ट्री का मास मीडिया के लिए कितना रिलेवेंस है। तो बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है। अगर आपको मास मीडिया में अपना करियर बनाना है तो आपको हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारे दूसरे वीडियोस भी आ रहे हैं और आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है और हम आशा करेंगे कि आप हमारे साथ आगे ऐसे ही जुड़े रहे।